साइकोमेट्री रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। यह इसके साथ समस्या क्या है, ये चैप्टर थ्योरेटिकल तो है लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पर हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। साइकोमेट्री में कुछ भी याद करने वाला नहीं है, एक चीज़ याद रखें, कुछ भी याद करने वाला नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं ये बिल्कुल डायग्राम से पूछा गया है। ये पूरा का पूरा चैप्टर डायग्राम बेस्ड है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं अगर बिना डायग्राम बनाए आपने सॉल्व करने की कोशिश की तो 90% चांस है कि आप गलत आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख के लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है और हमें आंसर भी सामने दिखता है, लेकिन फिर भी अगर हमने जल्दबाजी की और बिना डायग्राम ड्रॉ किए आंसर करने की कोशिश की तो गलत होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम गलत आंसर सेलेक्ट करें। इसलिए साइकोमेट्री में विशेष सावधानी रखनी है कि आप हमेशा डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने से पहले क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम जरूर ड्रॉ करें और तभी उसका आंसर करें, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट के आधार ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो साइकोमेट्री में सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम यहाँ किसको पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में सीखने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं। साइकोमेट्री होती है स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइकोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मॉइस्ट एयर क्या होती है। हर वो एयर जिसके पास क्या हो, मॉइस्चर हो, ऐसी हवा जिसके पास क्या हो, नमी हो, वैसी हवा को ही हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर कहते हैं। नमी वाली हवा को हम मॉइस्ट एयर कहते हैं। अब बात आती है कि मॉइस्ट एयर की स्टडी क्यों करें भाई। ध्यान दें, हवा में ये जो मॉइस्चर होता है, ये जो नमी होती है, यह डिसाइड करती है कि हमारा जो कंफर्ट सिस्टम है वो कितना आरामदायक है, यानी जो हमने कूलिंग सिस्टम लगा रखा है वो कितना हमें आराम प्रदान कर रहा है, ठीक ना। ध्यान दें, गर्मी के दिन के बाद बरसात के मौसम आते हैं। गर्मी में हम लोग कूलर यूज़ करते हैं, उसकी हवा हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही हम बरसात के मौसम में पहुंचते हैं उस कूलर की हवा हमारी बॉडी को चिपचिपा कर देती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक ना। मॉइस्चर की मात्रा बढ़ने से हम कंफर्टेबल नहीं होते, उस कूलर की हवा हमें अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमारे बॉडी को चिपचिपा कर देती है और हम असहज महसूस करते हैं। इसलिए नमी का बहुत बड़ा रोल है। वही एसी में देखें, एसी में ये समस्या नहीं आती, क्योंकि अगर आपने देखा होगा एसी के बाहर हमेशा क्या गिरते रहता है, पानी। एसी क्या करता है, इस नमी को रिमूव कर देता है और तब ठंडी हवा को आपके कमरे में भेजता है, जिसके कारण एसी में बरसात के मौसम में भी हम कंफर्टेबल होते हैं, वहां कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्ट एयर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा जो चैप्टर है वो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और एसी के 4 पर्पस होते हैं। किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कितने पर्पस हैं, 4 पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं। क्या क्या भाई, पहला तो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कंट्रोल करे। दूसरा ह्यूमिडिटी, एसी दूसरा क्यों यूज करते हैं, ताकि ये क्या कंट्रोल करे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करे। तीसरा वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी को कंट्रोल करे। और चौथा होता है प्योरिटी, हवा की शुद्धता को मेंटेन करे। आप देखेंगे एसी रूम में डस्ट आपको कम दिखेगा, क्योंकि एसी के अंदर क्या लगे रहते हैं, फिल्टर्स लगे रहते हैं, जहां से जब हवा छन के आती है तो उसके जो धूल के पार्टिकल होते हैं वहीं पे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो एसी के 4 पर्पस हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एयर की वेलोसिटी कंट्रोल और एयर की प्योरिटी को कंट्रोल करना। ये 4 पर्पस हैं, जिसमें एक टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी कंट्रोल को समझने के लिए हमें पहले मॉइस्ट एयर की स्टडी करनी पड़ेगी।
कि आखिर नमी कितनी है हवा में और नमी के कारण हवा में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, इन सभी चीज़ों को समझना होगा। जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तब जाकर के हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर है? तो हमें मॉइस्ट एयर को समझना है। मॉइस्ट एयर को अगर हम लें, मॉइस्ट एयर को हमें समझना है और मॉइस्ट एयर के अंदर दो लोग हैं। मॉइस्ट एयर दो लोगों से मिलके बना है। पहला है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। क्लियर है? इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? मॉइस्ट एयर। अब देखें, कहीं कहीं ये जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर का मतलब होता है एयर प्लस मॉइस्चर। जनरली हमने क्या किया, इस वाटर वेपर को ही हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं। वाटर वेपर का दूसरा नाम क्या है? मॉइस्चर है। जब ये वाटर वेपर ड्राई एयर के साथ मिक्स हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर। बट सामान्य बोलचाल की भाषा में हम हर जगह ड्राई एयर का यूज करेंगे या सिंपली एयर का यूज करेंगे। तो ड्राई एयर का मतलब ही है कि उसके अंदर कौन है? मॉइस्चर है, मॉइस्चर मौजूद है। ड्राई एयर बोल के ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है? समझेंगे थोड़ा सा। जब हम मॉइस्ट एयर को पढ़ रहे हैं तो मॉइस्ट एयर में है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। इसी वाटर वेपर को हम क्या कह रहे हैं? मॉइस्चर कह रहे हैं। ठीक है? ये कब के लिए है? जब हम किसको समझ रहे हैं? किसको समझ रहे हैं भाई? मॉइस्ट एयर को। लेकिन आगे की स्टडी में जहां जहां मैं ड्राई एयर यूज करूंगा, ठीक ना, बोलचाल की भाषा में हम लोग मॉइस्ट एयर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? ड्राई एयर। तो ड्राई एयर का मतलब हमको ये लेके चलना है कि उसके साथ कुछ ना कुछ क्या होगा? मॉइस्चर भी होगा। ठीक ना? क्लियर कट समझे कि सिंपली ड्राई एयर बोल के कुछ भी नहीं है। ये हम सिर्फ मॉइस्ट एयर को समझने के लिए कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ड्राई एयर प्लस मॉइस्चर। इसको मिलके होता है क्या? मॉइस्ट एयर। लेकिन अगर कहीं भी मैं ड्राई एयर यूज कर रहा हूं, ठीक ना, तो उसका मतलब है कि वहां पर एयर तो है ही, साथ में कुछ ना कुछ क्या है? उसमें मॉइस्चर भी है। बात समझ में आ रही है ना? मॉइस्ट एयर में अब सबसे पहले देखें हम लोग ये ड्राई एयर। ड्राई एयर का मतलब क्या है? ड्राई एयर क्या है भाई? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ड्राई एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक ना? क्योंकि कहीं से भी हम ड्राई एयर लेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन होगा, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा CO2 और डिफरेंट टाइप के गैसेस होंगे, उन्हीं में थोड़ा सा क्या होगा? मॉइस्चर भी होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन में हम अलग अलग गैसेस की स्टडी नहीं करने वाले हैं। हम जितने भी मिक्सचर हैं गैसेस के, उन सभी को कंबाइन करके सिंपली क्या कह देंगे? ड्राई एयर। और सिर्फ वाटर वेपर को अलग लेके चलेंगे, जिसको हम क्या मानेंगे? मॉइस्चर। इसीलिए मॉइस्ट एयर के कॉन्सेप्ट में सिर्फ दो लोग आते हैं। अब कहेंगे सर आप नाइट्रोजन नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। उन सबको कंबाइंडली किसके रूप में ले लिया गया? ड्राई एयर के रूप में ले लिया गया। क्योंकि हमें हवा और वाटर वेपर के रिलेशन को समझना है, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि सिर्फ यही दो लोग मौजूद हैं। मौजूद तो इस ड्राई एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन उन सबको कंबाइंडली हम क्या मान रहे हैं? ड्राई एयर। और सिर्फ पानी को अलग रखा है, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर और वाटर वेपर। क्लियर है? तो इनके रिलेशन को हमें समझना है इस साइकोमेट्री में, हवा और नमी के रिलेशन को। ठीक ना? अब इसको समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, तब हम इस हवा और मॉइस्चर के रिलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्रिज से निकाल के हम कहाँ रख देते हैं? बाहर रख देते हैं। ठीक है? कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं भाई कि बोतल के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। माइंड में आता है कि ये पानी की बूंदें आई कहां से? बोतल के भीतर से? नहीं, ये पानी की बूंदें कहां से आई हैं? ये पानी की बूंदें जो यहां इकट्ठी हैं,
ये जो हवा इसके क्लोज होगी, इस बॉटल के क्लोज जो सबसे नजदीक में हवा होगी एटमॉस्फेयर होगा, जो सबसे नियरेस्ट हवा होगी वो बॉटल के संपर्क में आके क्या होगी, ठंडी होगी, ठीक ना। और जब भी हवा ठंडी होती है तो ठंडी हवा में हवा और पानी की दोस्ती टूट जाती है। इस बात को समझें, जब हम मॉइस्ट एयर को ठंडा करेंगे तो लो टेम्परेचर पर हवा और पानी की दोस्ती एक दूसरे से क्या हो जाती है, टूट जाती है। हवा अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाती है, और अलग होके वही पानी बूंद के रूप में बॉटल के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आई? जब भी हम मॉइस्ट एयर को ठंडा करेंगे तो ये मॉइस्ट एयर ठंडा होने के बाद एक टेम्परेचर पर क्या होगी, हवा और पानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और होने के बाद वही पानी इस बॉटल के ऊपर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, मॉइस्चर के रूप में हमें दिखती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बताती है कि हवा में हर जगह क्या है, नमी मौजूद है, लेकिन हमें दिखती नहीं। हवा में पानी है लेकिन हमें दिखती नहीं। बात आएगी क्यों भाई, हवा में जब नमी है तो हमें दिख क्यों नहीं रही है? देखने के लिए हमें उस हवा को क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, और जब वो हवा ठंडी होती है तब उसकी नमी उससे हवा को छोड़ के उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और हम उस नमी को देख पाते हैं। तो प्रॉब्लम यह आती है कि आखिर हवा में नमी दिखती क्यों नहीं? तो उसका रीजन है, हवा में ये जो नमी है वह सुपर हीटेड स्टेट में होती है। बात समझ में आ रही है? किस स्टेट में है हवा में नमी? सुपर हीटेड स्टेट में है। अब कहेंगे कि सर अगर नमी तो है पानी, नमी का मतलब क्या है, पानी, और पानी सुपर हीटेड स्टेट में कब होता है भाई? सामान्यतः हम लोग अभी तक स्टीम पढ़ते आए हैं, और वहां पे हम लोगों ने सीखा है कि 100 डिग्री पर पानी क्या होता है, बॉयल होता है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ रही है? और आप कह रहे हैं कि हवा में जो नमी है वो किस स्टेट में है, यानी उसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा होना चाहिए। बट क्या वो पानी का टेम्परेचर 100 से ज्यादा होता है? क्योंकि हवा का टेम्परेचर अगर अभी एटमॉस्फेयर से हम हवा लें वो 40 डिग्री पे है, तो जब हवा ही 40 डिग्री पे है तो उसके अंदर क्या पानी का टेम्परेचर क्या 100 डिग्री के ऊपर हो सकता है क्या? ये बात दिमाग में आएगी कि अभी आप कह रहे हो कि हवा के साथ जो नमी मौजूद है वो किस स्थिति में है, सुपर हीटेड स्टेट में है, इसीलिए आपको दिख नहीं रही है। तब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये चीजें संभव है, इसको समझने के लिए हमें टीएस डायग्राम को देखना पड़ेगा, ठीक ना। आइए टीएस डायग्राम को देखते हैं, जहां पर ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी कि हवा में जो नमी सुपर हीटेड स्टेट में है वो हमें दिखती क्यों नहीं, और कैसे, किस कारण से वो सुपर हीटेड स्टेट में रहती है, और साथ ही सुपर हीटेड स्टेट में होने के बावजूद उसका टेम्परेचर ज्यादा क्यों नहीं होता। क्लियर है? देखते हैं इसको थोड़ा सा टीएस डायग्राम के ऊपर। ये टीएस डायग्राम पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, ये हमने टीएस डायग्राम लिया है, और इस पे हम एक टेम्परेचर लेते हैं जो आज का टेम्परेचर है, ठीक ना। आज अगर हम देखें तो बाहर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर है, तो हमने यहां पर एक टेम्परेचर ले लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? और एक कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, T इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये टीएस डायग्राम है, और हमने आज का मान लिया इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और
हमने एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड की कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। चूंकि ये टीएस डायग्राम है तो 35 डिग्री की लाइन बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट होगी। बात समझ में आ रही है ना। अब हमने यहां से एक सैंपल हवा का ले लिया, यहां से हवा का क्या किया, एक सैंपल ले लिया और उसका टेम्परेचर मेजर किया। टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो हवा आई, इस हवा में एक कंटेनर ले लिया और इसके अंदर एक सैंपल ले लिया एयर का, जो कितने पे है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो हवा यहां से लिया, ये मॉइस्ट एयर होगी, क्योंकि इस हवा के अंदर क्या होगा, कुछ मॉइस्चर होगा। बात समझ में आ रही है। तो मॉइस्चर का टेम्परेचर कितना होगा भाई, इस एयर के अंदर क्या है भाई, एयर मिक्सचर है, ठीक ना। इस एयर मिक्सचर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इस एयर मिक्सचर के अंदर एक तो एयर है, ठीक है, और एयर को हम मानेंगे क्या, कि एयर को क्या मानेंगे, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इन सभी को हमने क्या कह दिया, एयर कह दिया, ठीक है। और साथ में क्या होगा, वाटर वेपर, ठीक है। देखें यहां हमने कहा कि हवा में मौजूद जो वाटर वेपर और मॉइस्चर है वो किस स्टेट में है, सुपर हीटेड स्टेट में। तो हम सुपर हीटेड स्टेट, ये रीजन कौन सा होता है, सुपर हीटेड। तो हमने दिखा दिया कि हमारा जो सैंपल है वो कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। ये रीजन कौन सा है, सुपर हीटेड स्टेट है। यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया 1, या ए ले लिया, इस स्टेट का नाम क्या है, ए, ठीक। ए स्टेट पर इसका टेम्परेचर कितना है भाई, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहां से लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर मिक्सचर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब जरा देखें, इस सैंपल के पास एयर भी है और मॉइस्चर भी है। यहां पर हमें एक चीज को और समझना होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किसका किसका रोल होगा, P 1 एटमॉस्फेयर में किसका किसका रोल होगा, P ऑफ एयर प्लस P ऑफ वाटर वेपर, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। अब इस 1 एटमॉस्फेयर में एयर का भी रोल होगा और वाटर वेपर का भी होगा। बात समझ में आ रही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये दोनों मिलकर कितना जनरेट कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। समझे इस बात को। ये जो प्रेशर है वाटर वेपर का, उसकी मात्रा कितनी होगी और एयर के प्रेशर की मात्रा कितनी होगी, यह चीज डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जितनी मात्रा मॉइस्चर की होगी उसका प्रेशर भी उसी के हिसाब से होगा, ठीक ना। सामान्यतः 1 kg अगर हम एयर लें, मॉइस्ट एयर लें, तो उसके अंदर मैक्सिमम 40 ग्राम के आसपास क्या आता है, क्या आता है, नमी आती। 40 ग्राम 1 kg एयर में, 1 kg एयर यानी 1000 ग्राम में कितना वाटर वेपर, 40 ग्राम, और 960 ग्राम क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। यानी जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसमें वाटर का जो हिस्सा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो किसके हिसाब से होगा, 40 ग्राम के हिसाब से, और एयर का जो प्रेशर होगा वो किसके हिसाब से होगा, 960 ग्राम के हिसाब से। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और देखें, अगर ये 40 ग्राम की जगह 10 ग्राम होता तो वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर और क्या हो जाता, कम हो जाता, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके हिसाब से होता है,
मोल फ्रैक्शन के हिसाब से होता है। अगर हमारी संख्या कम है तो हम जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसकी मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि नमी की मात्रा क्या होती है, काफी कम होती है, इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा, एयर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा भाई? क्योंकि एयर की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो एयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब 40 ग्राम पे जो पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का होगा वो 40 ग्राम के हिसाब से होगा, और अगर हम एक दूसरा सैंपल लें जिसमें कितना है मॉइस्चर 10 ग्राम, तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कि 10 ग्राम के हिसाब से होगा, यानी पार्शियल प्रेशर का रोल और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक चीज सीखने को मिली, और वो ये कि जैसे जैसे हवा में नमी की मात्रा को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे नमी का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ H2O है, दोनों का मिला जुला प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर इसको आप 0 कर दें तो टोटल प्रेशर किसका हो जाएगा, एयर का, और अगर थोड़ा सा हम मॉइस्चर दे दें तो थोड़ा सा प्रेशर किसके कारण क्रिएट हो जाएगा, मॉइस्चर के कारण। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि हवा में जिस हिसाब से हम नमी को बढ़ाएंगे उसी हिसाब से नमी के कारण जो पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और यदि हम हवा से नमी को कम कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नमी के कारण जो पार्शियल प्रेशर था वो भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। ध्यान दें, यहां पर प्रेशर कितना है भाई, 1 एट, फिर से मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूं, ये हमने टीएस डायग्राम लिया है और हमने एक एयर का सैंपल लिया है जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। क्लियर है? ये यहां पे आएगा, क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि H2O जो नमी है, जो मॉइस्चर है, H2O इज इन सुपरहीटेड स्टेट। सुपरहीटेड स्टेट में मॉइस्चर के होने के कारण वो हमें दिखता नहीं है। क्लियर है? तो इसीलिए हमने सैंपल कहां पे लिया, सुपरहीटेड रीजन में लिया। ठीक, ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान दें, इसमें जो सैंपल लिया इसमें वाटर वेपर भी है, मॉइस्चर भी है। ठीक ना, मॉइस्चर का प्रेशर कितना होगा और एयर का प्रेशर कितना होगा, ध्यान दें। अभी मैंने बताया कि यदि सैंपल 1 kg का होगा तो उसमें अधिकतम मैक्सिमम मॉइस्चर कितना हो सकता है, 40 ग्राम, 42 ग्राम, 45 ग्राम, ये अधिकतम हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रेशर में जो डिफरेंस आएगा, जो पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का होगा वो एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अब देखिए, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, ये तो वो प्रेशर था जिस पे हमने लिया था। ठीक ना, बात समझ में आ रही है? लेकिन इस सैंपल जिसका टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री में, जो वाटर वेपर होगा उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, बहुत ही कम होगा। क्योंकि सैंपल के अंदर H2O की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, और जिसकी जितनी मात्रा उसका उतना ही पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आ रही है?
मोल फ्रैक्शन का रिलेशन ये कहता है कि जिस गैस की मात्रा ज्यादा होगी उसके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब सैंपल के अंदर चूंकि मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम है, उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, बहुत कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने इसको मान लिया दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये क्या दिखा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए पार्शियल प्रेशर वाटर का है ये, ठीक ना, और सैंपल कहां ले रहे हैं, ए। अब ए पर जो हमने सैंपल लिया था, यहां पर टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री, और ये पार्शियल प्रेशर है किसका, वाटर वेपर का, ठीक ना। अब 35 डिग्री पे ही ये वाटर वेपर क्या हो गया, किस स्टेट में चला गया, सुपर हीटेड स्टेट में चला गया। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर अभी भी कितना है, 35, लेकिन जो मॉइस्चर है वो किस स्थिति में है, सुपर हीटेड स्थिति में है। और क्यों है, क्योंकि उसका जो पार्शियल प्रेशर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बहुत ही नीचे है। और ये चीज तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए ना कि जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हमने पार्शियल प्रेशर को कम कर दिया वाटर वेपर के, तो ये 35 डिग्री पे ही किस स्टेट में चला गया, सुपर हीटेड स्टेट में चला गया। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर जरा देखें, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक ना। और ये सैचुरेशन टेम्परेचर कौन सा है, करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रेशर। ये सैचुरेशन टेम्परेचर इस प्रेशर लाइन के अलोंग है ना, और इस प्रेशर लाइन के अलोंग यहां भी तो एक प्रेशर लाइन होगा, ठीक ना, यहां भी तो एक प्रेशर लाइन होगा। दिस इज कॉल्ड पीएस, सैचुरेशन प्रेशर। ये भी क्या होगा, सैचुरेशन प्रेशर। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखें थोड़ा सा, यहां पर जो हमने एयर लिया था, इसमें 980 ग्राम एयर था और 20 ग्राम H2O था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर एक स्प्रेयर लगाया और स्प्रे करके थोड़ा सा मॉइस्चर क्या कर दिया, और इंजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अभी तक तो 20 ग्राम था, और अब हमने क्या किया, इस 980 और 20 ग्राम में हमने थोड़ा सा मॉइस्चर क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हम मॉइस्चर को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हम मॉइस्चर को बढ़ाएंगे क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर ऊपर बढ़ता जाएगा। अब जरा देखिए, अच्छा एक चीज और जाने थोड़ा सा, सैचुरेशन स्टेट क्या होता है, सैचुरेशन स्टेट क्या होता है। मैंने पहले भी बताया है कि सैचुरेट होने का मतलब संतृप्त हो जाना है। सैचुरेट का मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हो जाना। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि मैं एक पार्टी में जाता हूं और मैं रसगुल्ले खाता हूं वहां पर, ठीक ना, मेरी अधिकतम क्षमता 10 खाने की है, मैं अधिकतम कितना खा सकता हूं, 10 खा सकता हूं, और मैंने 8 खा लिया है। अब आप आए और आपने कहा कि मेरी तरफ से एक खाइए, तो मैंने दूसरा भी खा लिया, अब कितने हो गए, 9। एक व्यक्ति और आया और उन्होंने कहा एक और खाइए, और मैंने टोटल कितना खा लिया, 10। अब 10 के बाद मैं किस स्टेट में चला गया, यानी अपनी अधिकतम अवस्था को मैंने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। वैसे ही हवा की भी एक गिवन टेम्परेचर पर नमी को एब्जॉर्ब करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। जब हवा अपने मैक्सिमम लिमिट के अनुसार मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस हवा को हम सैचुरेटेड एयर कहेंगे। बात समझ में आ रही है? हर एक टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, जैसे यहां 35 डिग्री है, इस 35 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो हवा होगी उसकी नमी को ग्रहण करने की एक अधिकतम लिमिट होगी, ठीक ना। जब हवा उस लिमिट को अचीव कर लेगा, यानी अपनी कैपेसिटी के अनुसार मैक्सिमम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा,
तब उस एयर को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड एयर। और जब तक उसके पास क्षमता बची हुई है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, तब तक उस एयर को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एयर। तो मॉइस्ट एयर के बाद ये दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या भाई? सैचुरेटेड एयर एंड अनसैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर का मतलब है कि हवा ने अपनी अधिकतम क्षमता के अंतर्गत मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब वो और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, भले ही हम मग्गा से पानी उसमें डाल दें, बट वो नमी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इस स्थिति को हम कहते हैं सैचुरेटेड स्टेट और सैचुरेटेड एयर। लेकिन यदि ऐसी हवा है जो अभी और नमी ग्रहण कर सकता है, तो उस एयर को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एयर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो हमने सैंपल लिया वो कौन सी एयर है? अनसैचुरेटेड एयर है, ठीक ना। और जब ये अपनी क्षमता का अधिकतम अचीव कर लेगी, तब वो क्या बन जाएगी? सैचुरेटेड एयर बन जाएगी, ठीक ना। अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम मॉइस्चर क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये क्या बन जाएगी? सैचुरेट। अब मान लिया हमने 35 डिग्री टेम्परेचर हम लेके चले थे, 35 डिग्री पर इस हवा की अधिकतम क्षमता कितने ग्राम की थी? 40 ग्राम अचीव करने की थी। और जो हमने सैंपल लिया तो देखा क्या कि इसमें हवा कितना है? 980 और 20 ग्राम क्या है? वाटर। बात समझ में आ रही है? यानी अभी ये और कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है? 20 ग्राम और कर सकती है। हमने इसमें 10 ग्राम मॉइस्चर और डाल दिया, नमी और क्या कर दी? डाल दी। तो जैसे ही हम नमी डालेंगे, ए से कहां पहुंच जाएंगे? बी। मॉइस्चर क्या हो गया? बढ़ गया। कहेंगे सर मॉइस्चर कैसे बढ़ गया? कैसे समझें यहां कि मॉइस्चर बढ़ गया है? कैसे समझ पाएंगे? ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा था मॉइस्चर बढ़ने का मतलब है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाना? अप हो जाना। बात समझ में आ रही है? अगर हवा में नमी बढ़ रही है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि पार्शियल प्रेशर किस हिसाब से होता है? आपकी संख्या कितनी है। यदि नमी बढ़ रही है तो उसके कारण एक्सर्ट होने वाला पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब जरा देखिए, पहले ये लोअर पार्शियल प्रेशर था और अब यहां पर ये पार्शियल प्रेशर हो गया, पॉइंट बी का ये पार्शियल। इसका मतलब है कि पॉइंट बी पर नमी की मात्रा क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, तभी तो ये पार्शियल प्रेशर बढ़ा है, ठीक ना। बी पे हमने मान लिया कितना हो गया मॉइस्चर? ए पर मॉइस्चर कितना था? 20 ग्राम। और बी पर मॉइस्चर कितना हो गया? 30 ग्राम। अभी भी ये हवा क्या है? अनसैचुरेटेड ही तो है, क्योंकि इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कितनी नमी एब्जॉर्ब कर सकती है? 40। और तब ये क्या बन जाएगी? सैचुरेटेड एयर बन जाएगी। हमने क्या किया? नमी की मात्रा को 10 ग्राम और बढ़ा दिया। और अब हम कहां पहुंच जाएंगे? पॉइंट सी। बात समझ में आ रही है? जब हम पॉइंट सी पर जाएंगे तब पार्शियल प्रेशर कौन हो जाएगा? ये लाइन। और यहां पर नमी की मात्रा क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक ना। तब उस एयर को सबसे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। इसके बाद वो नहीं ले सकता। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड एयर। सी पर कितना हो गया? 40 ग्राम। और ये किसकी वैल्यू है? मैक्सिमम की वैल्यू है, ठीक ना। तो जब हम इधर से इधर आ रहे हैं टीएस डायग्राम के ऊपर, ठीक ना, तो हम किसके तरफ आ रहे हैं? सैचुरेशन प्रेशर, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दें, ये एक पार्शियल प्रेशर है, ये दूसरी पार्शियल प्रेशर लाइन है और ये तीसरी पार्शियल प्रेशर की लाइन है। अब हम इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हवा की नमी एब्जॉर्ब करने की अधिकतम क्षमता इतनी ही है। तो यहां से हमें क्या क्या चीजें समझ में आई?
पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिलेशन नमी की मात्रा और पार्शियल प्रेशर के बीच। यदि हवा में नमी की मात्रा बढ़ेगी तो उसके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी हवा किसी गिवन टेम्परेचर पर एक मैक्सिमम लिमिट तक ही मॉइस्चर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब वो मैक्सिमम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, हवा के उस स्टेट को हम सैचुरेटेड एयर कहेंगे। ठीक है, अगर हवा ने अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, तब उस हवा को हम अनसैचुरेटेड एयर कहेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट हमने और सीख लिया कि हवा में जो नमी है वो किस स्टेट में है भाई, सुपर हीटेड स्टेट में है। और क्यों सुपर हीटेड स्टेट में होती है, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और इस लो और कम पार्शियल प्रेशर के कारण, बात समझ में आ रही है ना, जो हवा होती है, जो नमी होती है, वो सामान्य टेम्परेचर पर भी किस स्टेट में रहती है, सुपर हीटेड स्टेट में रहती है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं जो हमें साइकोमेट्री से सीखने के लिए मिलती है।